हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर बात करेंगे जो 2021 में हुआ था और ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के जितने भी सेट हुए हैं यहाँ पर आपको सारे अवेलेबल होने वाले हैं। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने सीडीपी का पोर्शन डिस्कस कर लिया था और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी पेपर का जो 16/12/2021 को मतलब पहले दिन हुआ था। एक एक करके हम सारे पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की को। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 पर बात करेंगे। ठीक है, सिराज अरेंज एप्पल्स इन हिज किचन इन सच अ वे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो जैसा आपको सूटेबल लगे यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो पेपर में लैंग्वेज लिखिए थोड़ा पास पास में लिखिए, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो अब फुल स्क्रीन पर आ रहा है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मतलब 31 नंबर ये क्वेश्चन है पेपर का। सिराज अपनी रसोई में जो है सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसकी मतलब उसकी रसोई में सेब रखे हुए हैं और पहली पंक्ति में जो है 11 जोड़े सेब रखे उसने। मतलब एक पंक्ति में किसने 11 जोड़े, तो 11 जोड़े मतलब कितने सेब रखे होंगे उसने 22 सेब, मतलब 22 सेब रखे होंगे फर्स्ट वाले में। और अगर दूसरी पंक्ति में देखें तो 22 जोड़े, मतलब दूसरी पंक्ति में उसने 44 सेब रखे हैं, मतलब 44 सेब अगर दूसरी पंक्ति में देखें। थर्ड में अगर हम बात करें तो 33 जोड़े, मतलब 66 सेब रखे उसने। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं, तो टोटली सिंपल करना है आपको, ऐड है ना। 6 4 10 to 12 कैरी 1 आएगा, 6 4 10 to 12 13, मतलब 132 करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो मैथ के क्वेश्चन जो इस बेस पर सॉल्यूशन बेस पर पूछे जाते हैं, इजी पूछे जाते हैं, और अगर आपका थ्योरेटिकल में पूछा जाए तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट 32 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो कथनों पर विचार करना। पहला क्वेश्चन है सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं, मतलब सभी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं क्या वो विषम होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे कि दो, अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2 3 5, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि कैसी है, सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पूरी तरीके से कट हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन अगर आपको यहाँ से पता चल जाता है तो जितने भी विकल्प हैं अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन जिसमें है तो वो सीधे कट जाएगा, मतलब फर्स्ट विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प की बात करेंगे, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक अंक वाली जैसे कि 2 है ना, 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, अब इसके बाद 9 नहीं है। तो कह रहा है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है, तो ये गलत है कथन ये भी। मतलब कि यहाँ पर एक अंक वाले देखें तो केवल कितनी अभाज्य संख्याएं 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जिसमें है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया है ये भी इनकरेक्ट, ये और ये तो इनकरेक्ट ऑलरेडी था। तो यहाँ से आपको ये फिलहाल करेक्ट मिल जाएगा, एक बार लेकिन चेक कर लेना जरूरी होता है। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, बिल्कुल सही है। और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या चाहे वो 2 हो या 3 हो, इसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन से 2 गुणनखंड, एक तो वो खुद एक संख्या होती है और इसके अलावा गुणनखंड जो एक होता है वो हर संख्या में होता है। ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 33 है, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में अगर देखते हैं तो मिसप्रिंट नज़र आता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, हिंदी में 3/4 दिया गया है, ये करेक्ट है, और ये दिया गया है 281/2। इसको देखकर आप यही समझेंगे। बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए ये दिया गया है 28 होल 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग हम हल सॉल्व करेंगे तो 28 होल 1/2 मतलब ये जो है 57/2 आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 3/4 से। ठीक है, तो ये 4 जो है ऊपर रहेगा
और 3 यहाँ पर रहेगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे 57 को, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, मतलब 19 मल्टीप्लाई में 2 90 मतलब 38 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो 38 करेक्ट रहेगा। तो हिंदी में मिसप्रिंट थी। और चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेंटेंस दिए गए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है। पूर्णांकों के संबंध में जो क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा अथवा कौन से सत्य हैं या हैं, जो भी मतलब सत्य सत्य पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट जो कथन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। मतलब कि जो दो संख्याएं दी गई हैं उनमें उनका गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या फिर उससे अधिक होता है। तो उससे अधिक भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिया गया है, दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड वाला, ठीक है, दोनों जो है असत्य हैं, मतलब सत्य नहीं। क्यों नहीं सत्य हैं? जो जोड़े मतलब अगर दो संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा बराबर तो आएगा नहीं, वो उससे अधिक भी आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उससे अधिक रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 35 है। यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे। देखिए यहाँ पर रिंकी के पास, अभी देखो क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूरा पेज पे नहीं आ रहा है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं, मतलब 3 थालियां हैं जलेबी की। तो हम देखिए यहाँ पर आपके लिए थाली बना के दे रहे हैं, ये 3 थालियां हैं इसकी जलेबी की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1 2 3, फिर थाली आ, जो ये आ है एक, और दूसरी ब हो गई, फिर सा हो गई। तो अ ब स 3 थालियां हैं। थाली आ में केवल एक जलेबी है, मतलब इसमें केवल एक जलेबी है। थाली ब में जो है 5 जलेबी, इसमें 5 हैं। और थाली सा में 3 जलेबी हैं। अब यहाँ पर बात की गई 3 थालियों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती है। वो तीनों में अगर बराबर रखना चाहती है तो कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, तो एक में अगर हम देखेंगे एक थी और एक में क्या थी, 3 थी, और तीसरे में कितनी, 5 थी। ठीक, तो थाली अ में केवल एक, ब में 5 और सा में 3। यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है, 1 5 3 रहेगा। तो कौन सा कथन सही है? तो अगर तीनों को बराबर देना चाहे तो थाली बा में 2 जलेबी उठाकर थाली आ से आ में रखेगी, मतलब जो ब वाली थाली थी उसमें से 2 उठा के आ में रख देगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहीं पे देखिए बराबर रखनी, तो तीनों में 3 3 हो जाएंगी। तो करेक्ट विकल्प हमें यहीं से मिल जाता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। तो यदि 6 और 7 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त के आधा है, मतलब 6 और 7 का जो लघुत्तम समापवर्त है एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है। तो अगर यहाँ पर बात की गई एक्स का मान 12 है तो वाई का मान क्या होगा? तो पहली बात तो 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 42 आएगा। अब ये 42 एक्स और वाई के लघुत्तम से आधा है, मतलब कि एक्स और वाई का एलसीएम कितना होना चाहिए? 84, बट दिया गया है एक्स की वैल्यू 12 है। तो एक्स देखो एलसीएम जो होता है, यहाँ पर दिया गया एक्स की वैल्यू 12 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 7 ऑप्शन आएगा। तो 7 यहाँ पर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा पूरी तरीके से करेक्ट। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे अच्छा जो है निकटतम मान पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट को रिड्यूस अगर हम करते हैं तो सीधे है ना, तो यहाँ पर 29 को जो है 29 से पॉइंट तो रिड्यूस होकर यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा नीचे। और इसको अगर हम पूरी तरीके से जब कट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं किया गया है ना, पूरा करेक्ट सॉल्व होगा नहीं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 वाला करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है
थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, मतलब वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र कार्ड दिए, मतलब उससे कुछ कार्ड दिए, जैसे घड़ी की बैटरी दी, संतरा, आइसक्रीम का कोन, ऐसे कार्ड बने हैं, मोमबत्ती, किताब, स्टील गिलास, ये सब दिए, इसके कार्ड दिए। तो शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। तो उसने उठाया, घड़ी की बैटरी उठाई, और जो है मोमबत्ती उठाई, और स्टील का गिलास, मतलब मोमबत्ती कैसी होती है, ऐसे शेप में होती है, और उसने क्या उठाया, गिलास उठाया, तो गिलास लगभग ऐसे शेप में होता है। और क्या उठाया, घड़ी की बैटरी, जो कि ऐसे शेप में होती है। तो इन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया। तो जो वो कौन सी समान विशेषता वाली है, इसमें कौन कौन सी विशेषता है अगर हम बात करें, तो लगभग ये तीनों चीज़ें किस शेप में आती हैं, ये सिलेंडर शेप में, मतलब बेलनाकार वस्तुएं आती हैं। अभी ऐसे हमने आपको बना कर दिखाया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर एंगल से पूछा गया घड़ी से, ठीक है। तो ये रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो ये आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, मतलब कि जो घड़ी होती है इसमें 6 इधर होता है और 3 इधर होता है। तो 6 से 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश कोण घूमेगी। तो 6 से भाई ये इधर घूम के आएगी, इतना यहाँ तक घूम के आती है। तो टोटल ये एंगल आपसे पूछा गया है, तो कितना होगा, 270 होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पर मेंसुरेशन से ही रिलेटेड दिया गया है क्वेश्चन 40। यहाँ पर पूछा गया एक आयत जिसकी भुजाएं जो रेक्टेंगल, मतलब एक आयत जो होता है इसकी भुजाएं पूछी गई हैं। ये देखिए, ये रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है केवल प्राकृत संख्याओं में है। प्राकृत में मतलब 1 2 3 4 5 डैश करके। इसका क्षेत्रफल मीन्स एरिया दिया गया है 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 एरिया दिया गया है। तो उसका परिमाप नहीं हो सकता। कितना परिमाप इसका नहीं हो सकता, तो पहली बात तो आपको एरिया पता होना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये होता है इसका एरिया। तो जो यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया वो क्या पूछा गया, परिमाप क्या नहीं हो सकता। तो 20 सेंटीमीटर मतलब चारों भुजाओं का योग कितना, 20 नहीं हो सकता, या 22 नहीं हो सकता है, या फिर 25 नहीं हो सकता है, या फिर एक और ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर पहली बात तो बात की गई है प्राकृतिक संख्याओं की। 25 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑलरेडी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसी दो संख्याएं, जैसे अगर हम बात करते हैं 25, ये क्योंकि इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कहा गया है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है, मतलब कोई मानचित्र है तो उसमें जो 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है वो कितना डिसाइड करती है, भूमि को 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है मानचित्र बनाने में। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, मान लीजिए एक नगर यहाँ है दूसरा यहाँ है और दोनों की डिस्टेंस है 3400 किलोमीटर, ठीक है। तो मानचित्र पर इनकी दूरी क्या होगी, तो एक की वैल्यू इक्वल है 400 के, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे 400 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 मतलब 8.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बनेगा 8.5 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, और ये सॉल्यूशन डेली आपको मिलते रहेंगे, इसलिए इस सीरीज़ से बने रहिए जो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए 40 नंबर 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 800 मीटर की एक दौड़ में, मतलब एक दौड़ होती है वो सीधी 800 मीटर की होती है, ठीक है। ये दौड़ है 800 मीटर की। अब इसकी बात करी जा रही है, अगर इसमें अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं, मतलब 100 मीटर, ये 800 मीटर है तो 14 सेकंड लगते हैं 100 मीटर पूरे करने में, ठीक है। फिर आगे बता रहा है अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, मीन्स अगले 100 पूरे करने में उसको कितने लगेंगे, 16 मिनट लगेंगे, 16 सेकंड लगेंगे।
फिर उसकी बात कर रहा है उसके अगले 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से 2 सेकंड और ज़्यादा, ये मतलब इस बार उसको 18 सेकंड लगने वाले हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है, मतलब बारी बारी से दो दो ऐड हो रहा है। तो पहला 14 लगा, 16, फिर 18, फिर कितना लगेगा, 20 लगेगा। ऐसे ही दो दो बढ़ते जाएंगे। कितनी बार बढ़ेंगे, क्योंकि ये 100 मीटर का गैप है, ठीक है ना। तो ये जो 100 मीटर का गैप है तो ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, एक सीरीज़ बन जाएगी। तो एक हो जाएगा 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर ऐसे 22, 24, 26, 28। तो इसका हमें सम निकालना है। इसके सम मतलब इसका टोटल इतने का निकालना है। तो टोटल जो आएगा, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टोटल करते हैं तो सीधे देखिए यहाँ पर ये 18 हो जाएगा और 68 सेकंड इधर आ जाएगा और ये 20 का 0 और यहाँ 8, 10 मतलब 168। तो अगर हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो 2 मिनट 48 सेकंड आएगा, ठीक है। 60 से डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड में चेंज, मिनट में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताना है कि कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर अगली संख्या जो बतानी है 910, 821, 732, 643। तो कितना लेस हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो 910 में देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 821, 900 मतलब कि यहाँ पर कम हो रहा है जो कि 89, ठीक है 89। अगर देखिए 910 से हम कितना डिड्यूस करते हैं 821, तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर जो 10 माइनस जो है यहाँ 0 रहेगा, 10 माइनस 2 8 रहेगा। तो देखिए 89 का गैप आ रहा है सब में, तो हम लास्ट में 643 से 89 को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो 89 को 3 माइनस 9, 13 माइनस 9 4 बच जाएगा, 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, मतलब 554, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया 554 ए वाला ऑप्शन दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य। देखिए यहाँ पर माध्य और माध्यिका से पूछे जा रहे हैं एक आध क्वेश्चन। 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, मतलब 5 विषय में माध्य की बात करते हैं 74, और मतलब कि 5 विषयों का एवरेज निकला 74। 3 विषयों में 70, यहाँ पर 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में कितने अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 3 विषयों का जो टोटल निकलेगा ये वाला है ना, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 225 ये 3 विषयों का है। अगर 5 विषयों का हम निकालें तो 5 से इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 5 4 से 20, 2 कैरी आएगा 5, 7 से 35, 37 माइनस 225 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वल में जो आएगा यहाँ बचेगा 5, यहाँ से 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 2 1, मतलब मीन्स 145 तो दोनों सब्जेक्ट का निकला। अब 2 सब्जेक्ट हैं तो हम यहाँ पर इसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो एवरेज 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और यहाँ पर आ जाएगा 72.5, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा जो है एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। हर्षित इतना पैदल चलती है, अमीना इतना, जोसेफ इतना, मतलब शुरू करने का समय दिया गया है और ख़त्म करने का, कितने टाइम शुरू करते हैं कितने टाइम वो वॉकिंग को ख़त्म करते हैं। तो पूछे गए हैं कथन, यहाँ पर कौन सा कथन सही रहेगा ये पूछा गया है। तो पहली बात हम टाइम इनका निकाल लेंगे, हर्षित कितने मिनट जाता है, तो पूरा क्वेश्चन एक बार नज़र डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही कथन है। तो पहला कथन चेक करेंगे, हर्षित और अमीना समान समावधि के लिए चले। हर्षित और अमीना, तो ऑप्शन से चेक करेंगे डायरेक्ट। तो हर्षित कितना चला, यहाँ पर 5:32 AM पे चला था और 6:49, मतलब 49 और 28 मिनट ही चला था। 49 इधर के एक्स्ट्रा वाले और 28 उधर के, तो ये चला है कितना
77 मिनट ये चला था हर्षित। और अमीना की बात करें तो हम ये जो है यहाँ से यहाँ तक 70 मिनट चलती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर दूसरा कथन देखें, जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला, तो जोसेफ की बात करें तो जोसेफ चलता है 6 से 7:31, मतलब ये चलेगा 1 घंटा नहीं, यहाँ पर देखिए 6 से, तो एक तो 6 से 7, 6 की बात करें 60 मिनट, मतलब 1 घंटा और 25 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 25 मिनट मतलब कि हो जाएगा 60 और 25 और जोड़ देंगे उसमें ना, तो 60 80 85 हो जाएगा। तो ये 8 मिनट इससे ज़्यादा चलता है, देखो जोसेफ अमीना से, जो अमीना का हमने निकाला था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे यहाँ पर एक बार चेक करना है, अमीना सबसे कम समय चली, तो एक चीज़ यहाँ ये भी देखना कि अमीना, हाँ ये चीज़ ये सही, ये गलत था, अमीना सबसे कम चलेगी। देखिए यहाँ पर गैपिंग तीनों की निकाल के हम पता कर सकते हैं। चलिए 46 नंबर यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। मीन्स यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है और एक आयत बना हुआ है, इस चीज़ों में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। तो आगे अगर हम बात करते हैं, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित कर देता है। तो वैन हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो वैन हील ने जो अपने ज्यामिति के तर्क दिए हैं, एनसीईआरटी में साफ दिया गया, इनके जो रूल होते हैं वो आपको हम किसी क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है, समझा देंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर वैन हील का जो ज्यामिति तर्क का सिद्धांत दिया गया है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो दृश्यीकरण स्तर पर रहेगा, मतलब चीज़ों को देख कर, ठीक है, चीज़ों को देखकर सेम कैटेगरी में रख रहा है, तो दृश्यीकरण स्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा जो प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत करने के लिए उपयुक्त होगा? तो योग सिखाने के लिए इसका सही क्रम लगाना है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, मतलब कोई सिचुएशन बच्चे के सामने रखेंगे, उसको पहले अनुभव प्रदान करेंगे कि मान लीजिए उसके सामने सिचुएशन रखी गई कि उसके 2 रुपये मिले, फिर 2 रुपये मिले तो कितने हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन हम सबसे पहले रखेंगे। फिर स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे, फिर स्थितियों को मौखिक रूप से समझाना। तो यहाँ पर पहले तो आप कंसेप्ट रखेंगे, फिर मौखिक रूप से समझाएंगे, ये करेक्ट होगा। तो ए और सी पहले 2 होंगे। अब बी और डी में देख लेते हैं, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। तो ये जो इसके बाद मौखिक रूप से समझाने के बाद चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे, और सबसे लास्ट में चिन्हों का, मतलब 2+2 ये चीज़ समझाएंगे चिन्हों के द्वारा। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे ACDB बन रहा है, तो कौन सा करेक्ट होगा? ACDB, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। NCF से पूछा गया, NCF 2005 के अनुसार जो है, कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? मतलब उत्कृष्ट जो गणितीय शिक्षा है उसका कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सा प्रदर्शित करता है, ये बताना है। तो यहाँ पर उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो, या फिर मतलब अनुत्तीर्ण ना होने का मतलब पर्याप्त नहीं रहेगा। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया कराए, या सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। ओलंपियाड के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा सूचक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट, मतलब गणित सीख सकें इसलिए उनको गणित की उत्कृष्ट शिक्षा देनी चाहिए, और जो है और उनको गणित सीखने की ज़रूरत भी है प्रारंभिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा। 49 क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ते हैं तो 49 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका, मतलब कोई जनरल गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा, और उसमें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। तो पहले तो एक वो पुस्तिका बनाने के लिए उसको जो है टीचर ने कहा, उसके बाद उसमें चीज़ों को लिखने के लिए कहा, ऐसे ठीक।
तो जब ये लिखने के लिए चीज़ों को कहा तो यहाँ पर वो जो है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों वो ऐसा बता रहे हैं उस बच्चे को करने के लिए एक शिक्षिका। तो आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना या फिर परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको सारे करेक्ट लगेंगे, लेकिन उचित ऑप्शन चुनना है तो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत होती है। छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया, देखिए यहाँ कीवर्ड मिल गया कि क्लास में जो भी बच्चा सीखे वो बाहर की दुनिया से उसको रिलेट कर पाए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर मजबूत बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 50 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। केवल गणित केवल अंक गणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त कथन की बात की जा रही है यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों, केवल देखिए आ गया तो पूरी तरीके से कट कर देंगे हम इसको तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं अंतर्निहित है। सबसे देखिए सबसे उपयुक्त पूछा गया है। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान, मतलब जो 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, समय, मापन, आंकड़ों, प्रबंधन, इन सब की आवश्यकता के रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बच्चे अपने जो है जीवन से जोड़ पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो मेजरमेंट हो या 2D शेप्स हो या आंकड़े हों। तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर 4 बनेगा यहाँ पर। 51 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? मतलब जो डीन्स के ब्लॉक हैं उनका प्रयोग करके कौन सी अवधारणा को नहीं पढ़ाया जा सकता, ये बताना है। तो संख्याएं और स्थानीय मान, प्रायिकता या योग या फिर घटाव। तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा यहाँ पर करेक्ट। प्रायिकता को हम उनके ब्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते। चलिए 50 नंबर 2 क्वेश्चन है। 52 नंबर है यहाँ पर। एक छात्र को जब, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, एक छात्र को 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, मतलब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया और इसने इसको क्या लिख दिया 665। ऐसा एक क्वेश्चन जनरली पूछा गया हर शिफ्ट में। ये कौन सी त्रुटि मानी जाएगी? तो अगर ऐसे बच्चे त्रुटि करते हैं तो छात्र को संख्याओं की समझ ऑप्शन नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ पर जो स्थानीय मान है, तो स्थानीय मान का देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ये देखिए नंबर 4 क्वेश्चन दिया गया और 4 ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। स्थानीय मान की अवधारणा को समझ नहीं पाया है, इसलिए वो गलतियाँ करता है। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लंबा प्रिंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम बड़ा करेंगे। योग की समस्या, देखिए योग की समस्या मतलब 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर इतना आता, मतलब 244, 254, 264 इतना होगा, परंतु 42 है इसलिए उत्तर कितना होगा 274, 276 होगा। इसलिए 234 + 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो मतलब ये डायरेक्ट चीज़ें कोई युक्ति बताकर इतना डायरेक्ट उसने बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको अप्लाई करके समझ कर जो है इनका आंसर देना होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर जो दी गई थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो ऑप्शन अगर छोटे करते हैं तो थोड़ा सा दिखेगा नहीं। तो पढ़ते हैं ऑप्शन यहाँ पर। गणित की कक्षा में मौखिक परिकल्पनीय युक्तियों को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अगर मौखिक रूप से कोई बताया रहे बच्चा, अगर कोई बच्चा मौखिक रूप से आंसर दे रहा है तो उसको हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए शिक्षक कार्य बढ़ जाता है, तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। इस तरह की आकलन विधि विद्यार्थी के अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अवधारणा को समझ के इसका मतलब ज्ञान की वृद्धि कर रहा है, तभी वो ऐसे आंसर बता पा रहा है।
गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल, थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पर, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन, मतलब उनको भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है कि भागफल कौन होता है, क्योंकि जनरली जब भाग ऐसे दिया जाता है तो वो भागफल और यहाँ जो शेषफल आता है उसमें कंफ्यूज हैं। तो छात्रों में इस प्रकार के उलझन को दूर करने के लिए आप कौन सी नीति जो है अपनाएंगे, कौन सी नीति उपयुक्त रहेगी? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, श्याम पट्ट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को, मतलब आप बहुत सारे भाग देकर उसको बताएंगे, या फिर कार्य को छोटे सीट की दी जाए, मतलब छोटी सीट दी जाए और उन्हें उनका अभ्यास करने के लिए कहेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि उनमें भिन्न प्रकार के समूह बनाए जाएं, समूहों की संख्या समूह के बाहर की संख्याओं का निरीक्षण करें। तो ये विकल्प मजबूत बनेगा। मतलब कि यहाँ पर आप प्राथमिक स्तर पर पेपर दे रहे हैं, प्राथमिक स्तर का टीटी का, उसके हिसाब से आपको आंसर चूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिविटीज़ को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो भी एक्टिविटीज़ से संबंधित क्वेश्चन हो उसी पर आप टिक करेंगे। चलिए बढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, एक गुणात्मक मूल्यांकन होता है, एक योगात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन देखें, यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है। जो सत्र के अंत में एक बार परीक्षा होती है उसे ही योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये तो करेक्ट है, तो इसलिए नहीं पूछा गया, तो गलत वाला चूज करना है। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है, बिल्कुल सही है। ये छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्रों की कमजोरियां, क्योंकि वर्ष में जब लास्ट में योगात्मक मूल्यांकन होता है तो हम उसकी कमजोरियों का निदान नहीं कर पाएंगे। तो कमजोरियों का निदान करने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन या फिर गुणात्मक मूल्यांकन जो कि मंथली होता रहता है उस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 56 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? सबसे अच्छा वांछनीय गुण पूछा गया है, कौन सा है शिक्षक के लिए? कक्षा में कलन विधि का प्रदर्शित करें, मतलब कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश दें। दूसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और छात्रों के सामने रखना। ठीक है, और उसके बाद दिया गया है यहाँ पर छात्रों को निर्देश दें, क्या दें कि वो प्रश्न को हल पाठ्य पुस्तक में हल किए प्रतिमान जैसे प्रश्न जैसे करें, मतलब जैसे हल पाठ्य पुस्तक होती है उसमें किए गए वैसे करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। छात्रों से कहें कि वे प्रश्नों को श्याम पट्ट पर हल करें। तो यहाँ पर ऑप्शन चारों आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना। ठीक है, मतलब खुद निर्माण करें और निर्माण करें और उनको छात्रों के सामने रखा जाए, तो छात्रों में चिंतन की शक्ति बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रहेगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा जो है शुद्ध मिलान सेट को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो शुद्ध मिलान को प्रदर्शित करता है। कुछ यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहा है, कटिंग लग रही है चित्र में, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए, मतलब गुणनफल मल्टीप्लाई पढ़ाया जा रहा है और शिक्षिका क्या कर रही है? श्रुति नीतू कक्षा सेकंड की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, मतलब कोई मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन दिया और वो है शाब्दिक समस्या का, वर्ड प्रॉब्लम का। तो एक परिवार, वो कहती है परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है, और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियां हैं? तो आप जाहिर से बात बता देंगे कि 12 रोटियों की आवश्यकता होती है। लेकिन आगे पूछा गया अवधारणा का परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है?
मतलब शाब्दिक समस्याएं क्यों वो शिक्षक उसको जो है दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना, मतलब बच्चे उस चीज़ को पढ़ के सुन के बहुत तेज़ी से समझ पाएँ, इसे कहते हैं संचारण कौशल। तो इसी को करेक्ट माना जाएगा। आगे ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पर, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं के संयोजन करने में सामर्थ्य में विकसित करना, तो करेक्ट ये भी रहेगा। नेक्स्ट है गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन और छात्रों में केवल गणितीय भाषा को केवल गणितीय, तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रियल लाइफ से तो जोड़ने की बात आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम पूरी तरीके से नहीं करेक्ट मानेंगे, बी वाला, क्योंकि रियल लाइफ से जोड़ने की बात वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की प्रकृति के अनुसार बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। गणित की अपनी भाषा है, तो यहाँ पर रियल में देखें तो वास्तव में गणित की जो है अपनी भाषा होती है। गणित किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, तो गणितीय समस्या का क्या एक ही हल होता है, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। गणितीय समस्या मतलब आंसर तो आएगा लेकिन हल उसके कई हो सकते हैं। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, तो ये भी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला, मतलब 2A और C पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएंगे। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं और गणित की अपनी एक भाषा होती है। 60 नंबर जो कि मैथ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट जो है EVS का पोर्शन लेकर। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। जो दृष्टिकरण और प्रदर्शन होते हैं, मतलब बच्चों को दिखाना चीज़ों को, तो प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ हैं। प्राथमिक स्तर पर केवल वाला कट जाएगा। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही केवल मात्र वाले विकल्प नहीं होंगे। यह शिक्षक के काम को आसान, तो कहीं भी शिक्षक के काम को आसान करने की बात करी जा रही है वो भी गलत। तो इसमें हम अगर नहीं भी पता तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करके कट कर देंगे, बच्चा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में EVS के साथ। धन्यवाद।